कोविड लॉकडाउन के दौरान टेलीकास्ट हुए महाभारत या रामायण के एपिसोड तो देखे ही होंगे। महाभारत या रामायण में आपने देखा होगा कि कैसे हमारे बहुत से देवी देवता अग्नि या जल अस्त्र का इस्तेमाल असुरों के खिलाफ किया करते थे। यह अस्त्र देखने में कुछ लोगों को भले ही मिथिकल या काल्पनिक भी लगे हों, लेकिन आज के मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकल टाइम्स ने जल यानी वाटर को एक अस्त्र के रूप में कल्पना से हकीकत में बदल दिया है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में आए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने जंग के मायने और जंग के तरीकों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आज दो देशों के बीच होने वाली जंग युद्ध के मैदानों से बाहर निकलकर साइबर अटैक और बायोकेमिकल अटैक्स तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब मॉडर्न वॉर्स की इस कहानी में दो नए हथियारों ने एंट्री ले ली है। दो ऐसे हथियार जिन्हें बिना उठाए चलाया जा सकता है। दो ऐसे हथियार जो देखते ही देखते दुश्मन को अपने सैलाब में समेट सकते हैं। दो ऐसे हथियार जिसका सामना करने को शायद ही दुनिया का कोई देश फिलहाल तैयार हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मैसिव मैनमेड स्ट्रक्चर कहे जाने वाले डैम्स और उसमें मौजूद वाटर की। जी हाँ दोस्तों, आज कुछ एक्सपर्ट्स वाटर को एक 5th जनरेशन वॉरफेयर वेपन और डैम्स को इस वेपन का सेफ हाउस मानते हैं। ऐसा मानने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज एक देश चाहे तो अपने किसी भी दुश्मन देश या अपने किसी भी पड़ोसी देश को मिलने वाले वाटर सप्लाई को इन डैम्स की मदद से रोक सकता है और उन देशों में केओटिक सिचुएशंस पैदा कर सकता है। ऐसे मंसूबे रखने वाला कोई भी देश अपने पड़ोसी देश के बॉर्डर एरियाज के नजदीक डैम्स या रिजर्वायर्स बनाकर दूसरे देशों में सप्लाई होने वाले इरिगेशनल, इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक पर्पस वाटर की मात्रा में कमी कर सकता है। ऐसा करने से बिना गोली चलाए उस देश की इकोनॉमी पर वार किया जा सकता है। ऐसा करने से बिना हथियार उठाए दुश्मन देश को उसके घुटनों पर लाया जा सकता है। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो डिस्कशन इन्हीं डैम्स पर केंद्रित है, जहां हम देखेंगे कि कैसे आज इन डैम्स में मौजूद वाटर को दुनिया भर के देश अपने जियोपॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस नए वेपन कॉम्बिनेशन से हमारे देश की सिक्योरिटी और सेफ्टी को भी कोई खतरा है? किस तरह चाइना अपने डैम प्रोजेक्ट्स को इंडिया के खिलाफ एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है? दोस्तों, साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अभी तक हमारी सरकार ने चाइना से आने वाले डैम थ्रेट के खिलाफ कौन कौन से कदम उठाए हैं, इन प्रयासों में देश को कहां तक सफलता मिली और क्या हो सकती है आगे की राह। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस 2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के लिहाज से काफी जरूरी है और साथ ही साथ जीएस 3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन में भी ये पूछा जा सकता है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज बहुत से देश अपने डैम्स और उनमें मौजूद वाटर अपने दुश्मन देशों के खिलाफ स्ट्रैटेजिकली एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आज इस तरह की स्ट्रैटेजीज या टेक्निक्स का इस्तेमाल दुनिया के बहुत से देश अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ चल रहे जियोपॉलिटिकल वॉर्स में कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आज इजिप्ट वाटर को एक हथियार बनाकर नील रिवर पर बने अपने डैम्स के जरिए इथियोपिया से जियोपॉलिटिकल बैटल लड़ रहा है। सेंट्रल एशिया में बहने वाली हेलमंड रिवर पर अफगानिस्तान द्वारा बनाया गया डैम ईरान की कमर तोड़ने का काम कर रहा है। वहीं टर्की और इराक के बीच चल रही जियोपॉलिटिकल वॉर भी अब यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के डैम्स तक पहुंच आई है। लेकिन इस तरह की स्ट्रैटेजीज को यूज करने वाली कंट्रीज के लिस्ट में अगर कोई सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है तो वो है हमारा पड़ोसी देश चाइना। तो सब पिछले कुछ वर्षों से चाइना एक्सटेंसिव लेवल पर अपने यहाँ डैम इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस कर रहा है। 2016 में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक आज चाइना के पास 87,000 से भी ज्यादा डैम्स मौजूद हैं, जिनमें से डैम्स की एक बड़ी संख्या बॉर्डर रीजन्स में लोकेटेड है। बॉर्डर एरियाज में बने इन डैम्स के सहारे आज चाइना एशिया में मौजूद अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ मॉडर्न वॉरफेयर बैटल्स का बिगुल बजा चुका है। आज चाइना इन डैम्स की मदद से लाखों लीटर पानी को अपने पास स्टोर कर रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर चाइना के रास्ते इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम जैसे देशों में जाने वाले नेचुरल वाटर सप्लाई के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। अगर आज चाइना चाहे तो डैम्स के जरिए अपने पड़ोसी देशों में सप्लाई होने वाले वाटर को आर्टिफिशियली कंट्रोल करके उन देशों में इरिगेशन और दूसरे कामों में इस्तेमाल होने वाले प्रीशियस वाटर की मात्रा में कमी लाकर उस देश को मिनटों में अर्श से फर्श पर गिरा सकता है। साथ ही जरूरत पड़ने पर किसी जंग में चाइना अपने इन डैम्स में स्टोर्ड लाखों गैलन पानी को एक पोटेंशियल टाइम बॉम्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है कि सुनने में आपको ये बात थोड़ी अटपटी जरूर लगे, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल मुमकिन है। आज वाटर को एक टाइम बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कैसे?
दोस्तों आज जरूरत पड़ने पर चाइना अपने डैम्स में स्टोर्ड लाखों गैलन वाटर को बिना बताए नेबरिंग कंट्रीज में रिलीज कर सकता है। ऐसा करने से रिवर्स में आया एक्सेसिव वाटर पड़ोसी देशों में फ्लड जैसे हालात पैदा कर देगा। चाइना की इन सभी हरकतों की वजह से आज हमारा देश इंडिया भी चाइना के इस डैम प्लस वाटर वेपन की रेंज में आ चुका है। हर साल चाइना से इंडिया की ओर बहने वाला 347 बिलियन क्यूबिक वाटर अब इंडिया की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। इंडिया में बहने वाली बहुत सी रिवर्स जैसे ब्रह्मपुत्र, कोसी, इंडस और सतलज का ओरिजिन चाइना के ऑटोनॉमस रीजन तिब्बत से होता है। आने वाले समय में इंडिया के साथ हुए किसी भी जियोपॉलिटिकल टसल में चाइना एंड रिवर्स पर बने डैम्स का इस्तेमाल इंडिया में फ्लड जैसे हालात पैदा करने के लिए कर सकता है। अगर दोनों देशों के इतिहास पर नजर डालें तो चाइना इस तरह की नापाक कोशिशें पहले भी कर चुका है। उदाहरण के तौर पर साल 2017 में डोकलाम क्राइसिस के बाद चाइना ने अपने हाइड्रोलॉजिकल डेटा को इंडिया के साथ शेयर करने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बिना किसी इंफॉर्मेशन के चाइना की तरफ से अपने डैम्स में अचानक ब्रह्मपुत्र रिवर में वाटर रिलीज कर दिया गया, जिसकी वजह से असम में बाढ़ आ गई। सिमिलरली ऐसा ही एक इंसिडेंस 2018 में भी हुआ, जब चाइना द्वारा बिना बताए अपने डैम्स में से ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी सियांग में रिलीज किए गए एक्सेसिव वाटर ने कुछ ऐसे ही हालात नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में भी पैदा कर दिए थे। चाइना की ओर से हो रहे इस तरह के हमलों को देखते हुए हमारी सरकार ने भी चाइना को उसी की भाषा में जवाब देने का फैसला लिया है। मई 2022 में जब एक इंटरव्यू के दौरान जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत से चाइना की तरफ से शुरू की गई डैम इंफ्रास्ट्रक्चर रेस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़े तीखे और साफ शब्दों में सरकार के स्टैंड को देश के सामने रखा। अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि आने वाले समय में चाइना की ओर से होने वाली इस तरह की सभी हरकतों को ध्यान में रखते हुए सरकार अभी से इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि चाइना की ओर से आने वाले इस खतरे को देखते हुए गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश के यिंकियोंग में ब्रह्मपुत्र रिवर पर देश के सेकेंड लार्जेस्ट डैम को बनाना शुरू कर दिया है। इस डैम की कैपेसिटी 10 BCM यानी बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर की होगी, जो इसे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बने इंदिरा सागर डैम के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा डैम बना देगा। ये डैम 50,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा, जो इसे देश के सबसे कॉस्टली सोलो इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक बना देगा। अरुणाचल प्रदेश में बनने वाला ये डैम अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट का एक भाग होगा। ये डैम चाइना के 14 5-year प्लान के खिलाफ हमारी एक जवाबी कार्यवाही की तरह होगा। दोस्तों चाइना ने अपने 14 5-year प्लान में ब्रह्मपुत्र रिवर पर बहुत से डैम्स बनाने का प्लान बनाया है। ब्रह्मपुत्र, जिसे चाइना में यारलंग सांगपो कहा जाता है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर रीजन में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जिसमें से नदी का 1625 किलोमीटर चाइना में और 918 किलोमीटर पार्ट इंडिया में फॉल करता है। 14 5-year प्लान की ही तरह पिछले कुछ सालों से चाइना इंडिया में तिब्बत रीजन से बहने वाली अनेक नदियों पर डैम प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी शुरू कर चुका है। कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट स्टेज में है तो कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स को हाइड्रो पावर जनरेशन का नाम देकर शुरू किया गया तो कुछ प्रोजेक्ट्स कार्बन न्यूट्रलिटी के नाम पर शुरू हुए। साल 2010 से इस तरह के प्रोजेक्ट्स की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पिछले 10 सालों में चाइना ने इंडियन बॉर्डर रीजन के नजदीक ब्रह्मपुत्र रिवर पर 3 मैसिव डैम्स बना दिए हैं, जो एक दूसरे से महज 24 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वहीं इन डैम्स के आसपास 8 और डैम्स का काम अभी चल रहा है। दोस्तों 10 सालों में 3 डैम सुनकर आपको भले ही इन डैम्स की संख्या कम लगे, लेकिन वहां आपको डैम कंस्ट्रक्शन के बेसिक फंडामेंटल को समझना होगा। दोस्तों डैम को बनाना एक बहुत ही टाइम टेकिंग और कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। इस मैन मेड मैसिव स्ट्रक्चर को बनाते बनाते सदियां बीत जाती हैं। कंस्ट्रक्शन के दौरान हुई एक छोटी सी गलती भी हजारों टन कंक्रीट को देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकती है। ऐसे में महज 10 सालों में चाइना द्वारा बनाए गए ये डैम्स अपने आप में चिंता का विषय है। लेकिन दोस्तों यहाँ आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर चाइना अपने इन डैम्स का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ कैसे कर सकता है। तो चलिए एक एक करके उन तरीकों को समझने का प्रयास करते हैं। तरीका नंबर 1, चाइना इन डैम्स का इस्तेमाल देश के एग्रीकल्चरल लैंड और इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाकर कर सकता है। दोस्तों जैसा कि हमने बताया, अगर चाइना चाहे तो बिना अपना हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर किए अपने डैम्स में से लाखों गैलन पानी को इंडिया की ओर छोड़ सकता है, जो उसने ऑलरेडी किया भी है। ऐसे सिचुएशन में इंडिया में बहने वाली ब्रह्मपुत्र और कोसी जैसी नदियों के कैचमेंट एरिया में पहले से ज्यादा पानी होगा।
डैम से रिलीज हुआ ये पानी अपने साथ स्लिट को भी साथ लेकर आएगा। दोस्तों, स्लिट सैंड, सॉइल और मड का एक कॉम्बिनेशन होती है जो अक्सर डैम्स में मौजूद पानी के लगातार एक जगह रुके रहने से जमा हो जाती है। जब डैम से इस तरह के पानी को छोड़ा जाता है तो वो पानी अपने साथ नीचे जमा स्लिट भी ले जाता है। ये स्लिट जब एक्सेसिव वाटर के साथ नदियों के सहारे गांवों तक पहुंचती है तो वहां की उपजाऊ भूमि यानी फर्टाइल लैंड को इनफर्टाइल बना देता है। साथ ही अपने कैचमेंट एरिया से बाहर आई रिवर आसपास के एनवायरनमेंट और वहां रह रहे बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान पहुंचाती है। दूसरा तरीका है डैम्स के जरिए आर्टिफिशियल फ्लड्स और आर्टिफिशियल ड्रॉट जैसे मैनमेड डिजास्टर को जन्म देना। दोस्तों, जनरली वोल्केनिक इरप्शंस, फ्लड, अर्थक्वेक या सुनामी को नेचुरल डिजास्टर्स यानी कि एक्ट ऑफ गॉड कंसीडर किया जाता है। इस साल कहाँ कितनी बारिश होगी या कहाँ कितना सूखा पड़ेगा, इस साल भूकंप कहाँ आएगा, इस तरह के सवालों का जवाब सिर्फ भगवान को ही पता होता है। लेकिन आज मॉडर्न टाइम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए न सिर्फ इन सवालों का जवाब दिया जा सकता है बल्कि इन नेचुरल डिजास्टर्स को रेप्लिकेट भी किया जा सकता है। आज चाइना के डैम्स इसी तरह किसी मैनमेड डिजास्टर को रेप्लिकेट करने के टूल्स हैं। आज चाइना अपने डैम्स की मदद से एक साथ बहुत सारा पानी रिलीज करके फ्लड जैसे हालात या कम से कम इन पानी को इन डैम्स में स्टोर करके इंडियन स्टेट्स में ड्रॉट जैसे हालात भी पैदा कर सकते हैं। चाइना में बने कुछ डैम्स की वजह से आज असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे स्टेट्स ऑलरेडी रेड जोन में आ गए हैं। तरीका नंबर 3 या कहें खतरा नंबर 3, अपने डैम्स की मदद से इंडियन डैम्स को नुकसान पहुंचाना। दोस्तों, चाइना की ओर से बिना बताए रिलीज किए गए पानी एग्जिस्टिंग इंडियन डैम्स के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक इंडिया के 50% से भी ज्यादा डैम्स अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेंगे। यानी ये कि अब इन डैम्स को इस्तेमाल करने के लिए इन्हें एक बार रिपेयर करना बहुत जरूरी होगा। ऐसी स्थिति में चाइना की ओर से अगर इन डैम्स की कैपेसिटी से ज्यादा पानी आ जाता है तो ये डैम्स कोलैप्स तक हो सकते हैं। डैम्स के कोलैप्स होने से न सिर्फ देश को एग्रीकल्चरल लॉसेस होंगे, साथ ही आसपास की बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान पहुंचेगा। साथ ही ये डैम्स सैकड़ों लोगों की मौत का कारण भी बन सकते हैं। वहीं इन टूटे हुए डैम्स को रिकंस्ट्रक्ट करने में कई साल और लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च हो जाएंगे, जो देश को चाइना के खिलाफ जियोपॉलिटिकल वॉर में बैकफुट पर ढकेल देगा। दोस्तों, चाइना की ओर से आने वाले इन खतरों से निपटने के लिए हमारी सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है। यहाँ पर हमारी सरकार कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है जिनके जरिए फ्लडिंग या इरोजन के इम्पैक्ट को मिनिमम किया जा सके। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ डैम प्रोजेक्ट इसी दिशा में उठाया गया एक भारी कदम है। आज हमारी केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ मिलकर डैम्स कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा रही है। सरकार का यह मानना है कि डैम्स कंस्ट्रक्शन से न सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स चाइना की ओर से आने वाले खतरे का ज्यादा बेहतर तरीके से सामना कर पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट्स इन स्टेट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट स्पीड को भी काफी ज्यादा बढ़ा देगा। डैम्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स देश की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के आर्थिक विकास के लिए भी मददगार साबित होंगे। डैम्स कंस्ट्रक्शन एक लॉन्ग एंड हाई लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, जिसकी वजह से इन डैम्स को बनाने के लिए स्किल्ड के साथ साथ लार्ज अमाउंट में अनस्किल्ड लेबर की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे में ये प्रोजेक्ट्स इन स्टेट्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम करेंगे। साथ ही इन स्टेट्स में चल रहे ज्यादातर डैम प्रोजेक्ट्स सिंगल पर्पज न होकर मल्टीपर्पज हैं, जो वाटर को स्टोर करने के साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का भी काम करेंगे, जिसके जरिए इंडस्ट्रियलाइजेशन से वंचित रहे नॉर्थ ईस्टर्न राज्य भी आने वाले समय में देश के बाकी राज्यों की तरह अपने रिसोर्सेज और अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने साल 2000 के बाद 165 से भी ज्यादा डैम्स प्रोजेक्ट्स को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बनाने की मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट्स में से कुछ अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, तो कुछ मिजोरम में चल रहे ट्यूरियल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसे माइनर प्रोजेक्ट्स भी हैं। हालांकि देश के अनेक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट द्वारा इन प्रोजेक्ट्स को लेकर उठाए गए कंसर्न्स के चलते ये डैम प्रोजेक्ट्स डिले होते रहे हैं। फिर भी देश की सिक्योरिटी को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने अपनी कोशिशें जारी रखी हैं। दोस्तों, आज हमारी सरकार नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नए डैम्स बनाने के साथ साथ रीजन में पहले से बने ओल्ड डैम्स को डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम यानी कि DRIP जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए दुरुस्त करने का काम भी कर रही है। सरकार जानती है कि चाइना के पास
इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है, जिसकी मदद से वो एक के बाद एक मैसिव डैम्स को बना रहा है। साथ ही चाइना के द्वारा बनाए जा रहे नंबर ऑफ डैम्स की फ्रीक्वेंसी को मैच करना भी फिलहाल हमारे देश के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, व्हेन यू कांट प्ले फास्टर देन योर कॉम्पिटिटर, प्ले स्मार्टर। चाइना के खिलाफ इस डैम वॉर में इंडिया भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। सरकार ये जानती है कि चाइना की स्पीड या मैसिवनेस को मैच करना कठिन है। इसी वजह से सरकार न्यू डैम प्रोजेक्ट्स की लोकेशन पर खास ध्यान दे रही है। सरकार की कोशिश है कि न्यू डैम्स उन एरियाज में बनाए जाएं जहां खतरा सबसे ज्यादा है। इसीलिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की भी मदद ली जा रही है, ताकि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का सटीक इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे एरियाज जहां की नेचुरल टेरेन चाइना के डैम से रिलीज किए गए पानी के इम्पैक्ट को नेचुरली मिनिमाइज कर देगी, वहां डैम्स बाद में बनाए जाएंगे। वहीं कुछ एरियाज जहां ब्रह्मपुत्र या चाइना की ओर से आने वाली किसी भी दूसरी रिवर के बजाय रेन वाटर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, वहां डैम्स की बजाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर ज्यादा बल दिया जाए, क्योंकि ऐसे एरियाज में चाइना चाह कर भी ड्रॉट जैसी सिचुएशंस नहीं पैदा कर सकता है। दोस्तों, हमारी सरकार द्वारा उठाए गए इन सभी कदमों से एक बात तो साफ है कि अगर चाइना कायरो की तरह डैम की मदद से जंग लड़ना चाहता है, तो इंडिया भी उसकी हर चुनौती के लिए तैयारी करना शुरू कर चुका है। लेकिन फिर भी अभी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद चाइना के खिलाफ चल रही इस डैम सुप्रीमेसी की लड़ाई में जीतने के लिए बहुत से पहलुओं पर काम करना बाकी है। चाइना के डैम इंफ्रास्ट्रक्चर हमले का सीधा सीधा जवाब यही होगा कि हमें भी अपने डैम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोसेस को चाइना की तर्ज पर तेज और तंदुरुस्त करना होगा। जिस रफ्तार से चाइना एक के बाद एक बॉर्डर एरियाज के पास नए नए डैम्स प्रोजेक्ट को शुरू कर रहा है, वैसे ही हमें भी अपने एरियाज को सिक्योर करने के लिए और भी नए प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करने होंगे। इन डैम्स के कंस्ट्रक्शन के लिए दो सबसे बड़ी समस्या इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी रहेगी। ऐसे में इन्वेस्टमेंट के नए रास्तों को तलाशने की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या एफडीआई की ओर रुख किया जा सकता है। वहीं चाइना की ही तरह मॉडर्न और ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने में जापान और अमेरिका जैसे देश हमारी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक केस स्टडी जहां पर हमने डिस्कस किया कि कैसे आज डैम्स की मदद से चाइना लगातार भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है और उस षड्यंत्र के जवाब में भारत क्या जवाबी कार्यवाही कर रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में आपको बताया गया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी जरूरत को देखते हुए एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट, चाइना's upstream activities along the Brahmaputra river have impact on India's downstream ecology, environment and economy. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,